एनसीईआरटी कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन के इतिहास के तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और विस्तार से समझाने के लिए मैं प्रत्येक बिंदु को गहराई से प्रस्तुत करूंगा। यह अध्याय दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान उसके उदय, विकास, प्रशासन, संस्कृति और पतन को समझाने पर केंद्रित है। नीचे विस्तृत व्याख्या दी गई है। दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि और स्थापना को समझते हैं। 12वीं सदी के अंत में भारत में छोटे छोटे हिंदू राजवंशों का शासन था। इस समय मध्य एशिया से तुर्की और अफगान आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़ रहे थे। मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जे की नींव रखी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु यानी 1206 के बाद उसके गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की। इसी वजह से इसे गुलाम वंश कहा गया, क्योंकि शुरुआती शासक गुलाम या दास थे। वंशों का क्रम देखें तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, चौथा सैयद वंश 1414 से 1451 तक और आखिरी लोदी वंश 1451 से 1526 तक। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया। इसके प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासक रहा, सल्तनत का पहला सुल्तान था और उसे लाख बख्श यानी लाखों दान देने वाला कहा जाता था, क्योंकि वह वाकई बहुत उदार था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया, और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू किया। उसका शासनकाल काफी छोटा रहा, क्योंकि वह पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 तक शासक रहा, गुलाम वंश का सबसे महत्वपूर्ण और कुशल शासक माना जाता है। उसने दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी बनाया और सल्तनत को संगठित किया। प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो उसने इक्ता प्रणाली शुरू की, जिसमें जमीन को इक्ता यानी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, जिसे सैन्य अधिकारियों, इक्तादारों को सैन्य सेवा के बदले दिया जाता था। मुद्रा प्रणाली में भी बदलाव किए गए। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, जिससे व्यापार को अच्छा खासा बढ़ावा मिला। इसके अलावा उसने मंगोल आक्रमणों का डटकर सामना किया और सल्तनत को सुरक्षित रखा। इल्तुतमिश ने चहलगानी यानी 40 तुर्की अमीरों का एक समूह बनाया, जो सल्तनत का आधार बना, लेकिन बाद में यही समूह विद्रोह का कारण भी बन गया। रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक शासक रही, भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने उसे अपनी उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि वह अपने भाइयों से कहीं ज्यादा योग्य थी। रजिया ने पुरुष वेशभूषा में दरबार में शासन किया और घोड़े पर सवार होकर जनता के बीच भी गई। उसने न्याय और समानता की नीति अपनाई, लेकिन तुर्की अमीरों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वे एक महिला शासक को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंत में अमीरों के विद्रोह के कारण उसे हटाकर मार दिया गया। बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक शासक था, उसने सल्तनत को आंतरिक और बाहरी खतरों जैसे मंगोल आक्रमण और अमीरों के विद्रोह से बचाया। प्रशासनिक नीतियों की बात करें तो उसने खून का सिद्धांत यानी केवल उच्च कुल के लोग ही शासक बन सकते हैं और दिव्य अधिकार की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे सुल्तान की सत्ता को पवित्र और सर्वोच्च दिखाया गया। बलबन ने जासूसी व्यवस्था को भी मजबूत किया, ताकि अमीरों और विद्रोहियों पर नजर रखी जा सके। साथ ही उसने सिजदा यानी सुल्तान के सामने झुकना और पायबोस यानी पैर चूमना जैसे रीति रिवाज भी शुरू किए। सेना को मजबूत किया और मंगोल आक्रमणों को भी रोका। खिलजी वंश ने सल्तनत का विस्तार किया और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक शासक रहा, वही खिलजी वंश का संस्थापक था। वह एक उदार और दयालु शासक था, लेकिन उसकी उदारता को कमजोरी समझा गया। फिर भी उसने मंगोल आक्रमणों को रोकने में सफलता पाई। अलाउद्दीन खिलजी, जो 1396 से 1316 तक शासन करता रहा,
खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन को मारकर सत्ता हासिल की थी। अगर हम उसकी सैन्य विजय की बात करें तो उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र पर भी उसने हमले किए और वहां से भारी धन दौलत प्राप्त की। उसका सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियानों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब अगर हम प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। उसने अनाज, कपड़ा और अन्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया ताकि सेना और जनता को सस्ते दामों पर सामान मिल सके। इसके लिए शहनाए मंडी यानी बाजार नियंत्रक नियुक्त किए गए थे। कर प्रणाली में भी उसने बदलाव लाए, खराज यानी भूमि कर को व्यवस्थित किया और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। सैन्य सुधारों के तहत उसने स्थायी सेना बनाई और सैनिकों को नकद वेतन दिया। सैनिकों और घोड़ों की दाग और चेहरा यानी निशान लगाने की प्रणाली भी शुरू की गई थी। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो अलाउद्दीन ने अलाए दरवाजा और सिरी किला बनवाया। उसका दरबारी कवि अमीर खुसरो था जो संगीत और साहित्य में काफी प्रसिद्ध था। तुगलक वंश ने सल्तनत को स्थिरता प्रदान की, लेकिन कुछ शासकों के गलत निर्णयों के चलते इसका पतन भी शुरू हो गया। गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक शासन किया, तुगलक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने सल्तनत को पुनर्गठित किया और बंगाल और दक्षिण भारत में अभियान चलाए। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद किला भी बनवाया। अब बात करते हैं उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिनका शासन 1325 से 1351 तक चला। उन्हें अक्सर विवादास्पद शासक या पागल जीनियस कहा जाता है, क्योंकि उनके कई प्रयोगशील निर्णय विफल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख प्रयोगों की बात करें तो सबसे पहले आता है राजधानी का स्थानांतरण। उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है, को राजधानी बनाया। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण रखना था, लेकिन यह निर्णय असफल रहा क्योंकि लोग दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे और अंततः राजधानी को वापस दिल्ली लाना पड़ा। एक और प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा, जिसमें उन्होंने तांबे और पीतल की मुद्राएं चलाईं जो सोने चांदी की तरह मूल्य रखती थीं, मगर नकली मुद्राओं के कारण यह योजना भी विफल हुई। इसके अलावा खुरासान और कराचिल जैसे सैन्य अभियानों के लिए उन्होंने कर बढ़ाए, जिससे किसानों में असंतोष फैल गया। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान था और उसने कई भाषाएं सीखी थीं। उसने विदेशी यात्रियों जैसे कि इब्न बतूता को संरक्षण दिया। उसके शासन के दौरान विद्रोह बढ़ गए और सल्तनत का क्षेत्रीय नियंत्रण सच कहें तो कमजोर हो गया। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, जो 1351 से 1388 तक शासक रहा। वह एक जन कल्याणकारी शासक था और उसने कई सुधार किए, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने यमुना और सतलज नदियों से नहरों का निर्माण करवाया, जिससे सिंचाई और कृषि को काफी बढ़ावा मिला। जन कल्याण के लिए उसने दर उल शफा यानी अस्पताल, मदरसे और कोटला फिरोज शाह जैसे स्मारक भी बनवाए। बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की व्यवस्था की गई, लेकिन उसने जजिया कर को सख्ती से लागू किया, जिससे गैर मुस्लिमों में असंतोष बढ़ गया। साथ ही उसने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया, जिससे प्रशासन कमजोर हो गया। सैयद वंश 1414 से 1551 तक रहा। तैमूर के आक्रमण, जो 1398 में हुआ, ने सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया। सैयद वंश के शासक कमजोर थे और उनका नियंत्रण सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों तक सीमित रह गया। खिज्र खान इस वंश का संस्थापक था और वह तैमूर का प्रतिनिधि भी था। लोदी वंश 1551 से 1526 तक चला। लोदी वंश अफगान मूल का था और इसकी स्थापना बहलूल लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और सल्तनत को मजबूत किया। इब्राहिम लोदी, जो अंतिम लोदी शासक था, उसका अमीरों से विवाद हो गया। इसी वजह से दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। फिर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। सुल्तान सर्वोच्च शासक था और उसे खलीफा यानी इस्लामी शासक का प्रतिनिधि माना जाता था।
प्रमुख विभागों में सबसे पहले आता है दीवान-ए-विजारत, जो वित्त और प्रशासन से जुड़ा था और इसका प्रमुख वजीर होता था। फिर है दीवान-ए-रिसालत, जो विदेशी और धार्मिक मामलों को देखता था। इसके बाद दीवान-ए-इंशा, जो पत्राचार और रिकॉर्ड संभालता था, और आखिर में दीवान-ए-आरीज, जो सैन्य मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। इक्ता प्रणाली सल्तनत की रीढ़ मानी जाती थी। इक्तादार यानी जमीन के प्रबंधकों को सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। न्याय व्यवस्था की बात करें तो काजी शरिया कानून के आधार पर न्याय करते थे। समाज में कई वर्ग थे, जैसे अमीर यानी उच्च वर्ग, उल्लेमा यानी धार्मिक विद्वान, व्यापारी, किसान और दास। इस दौर में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मेल जोल शुरू हुआ। उदाहरण के लिए भक्ति और सूफी आंदोलन ने दोनों समुदायों को आपस में जोड़ा। इसी काल में उर्दू भाषा का विकास भी शुरू हुआ, जो फारसी और स्थानीय भाषाओं के मिश्रण से बनी थी। दिल्ली सल्तनत ने भारो इस्लामी स्थापत्य को जन्म दिया। उदाहरण के तौर पर कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाय दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था और हौज खास तथा तुगलकाबाद तुगलक वंश के दौरान बने। साहित्य के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदवी दोनों भाषाओं में कविताएं लिखीं। उन्हें ख्याल और कव्वाली जैसी संगीत शैलियों का जनक भी माना जाता है। अब बात करते हैं चुनौतियों और पतन की। आंतरिक चुनौतियों में तुर्की और अफगान अमीरों के बीच सत्ता की होड़ और विद्रोह शामिल थे। इसके अलावा कमजोर उत्तराधिकारी जैसे कि सैयद और लोदी वंश के शासक भी दिल्ली सल्तनत की स्थिरता के लिए एक बड़ी समस्या बने। बाहरी चुनौतियां, मंगोल आक्रमण का जिक्र करें तो गुलाम और खिलजी वंश ने इन्हें रोकने में कामयाबी पाई थी, लेकिन तैमूर के आक्रमण जो 1398 में हुआ, उसने सल्तनत को काफी हद तक कमजोर कर दिया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी देखने को मिला। बंगाल, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे, और फिर सल्तनत का अंतिम पतन इब्राहिम लोदी की कमजोर नीतियों और बाबर के आक्रमण जो 1526 में हुआ ने सल्तनत का अंत कर दिया। दिल्ली सल्तनत का महत्व यह रहा कि उसने भारत में राजनीतिक एकता की नींव रखी और केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो इक्ता व्यवस्था, बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधारों ने बाद के मुगल शासन को भी गहराई से प्रभावित किया। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू और इस्लामी परंपराओं का मेल हुआ, जिससे गंगा जमुनी तहजीब का जन्म हुआ। आर्थिक विकास के क्षेत्र में नई मुद्राएं, नहरों का निर्माण और व्यापार के विस्तार ने अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया। निष्कर्ष के तौर पर दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण था, जिसने शासन, प्रशासन और संस्कृति में स्थायी योगदान दिया। गुलाम वंश ने इसकी नींव रखी, खिलजी वंश ने इसे विस्तार दिया और तुगलक वंश ने जन कल्याण और कई प्रयोग किए। लेकिन कमजोर उत्तराधिकारियों और बाहरी आक्रमणों के कारण अंततः इसका पतन हो गया। यह अध्याय हमें मध्यकालीन भारत की जटिलताओं और सांस्कृतिक समृद्धि को समझने में मदद करता है। क्लिक एंड। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? हां, न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह शासन की जिम्मेदारी, संतुलन और पारस्परिक निर्भरता को दर्शाता है। राजा को प्रजा के हितों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, जबकि प्रजा का कर्तव्य था कि वह कर और आज्ञाकारिता प्रदान करे। यह चक्रीय व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखती थी। मिन्हाज के विचार को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके विचार से स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? मिन्हाज उस सिराज ने सुल्तानों को ईश्वर द्वारा चुना हुआ और न्याय का प्रतीक माना। उनके अनुसार शासक का कर्तव्य प्रजा की भलाई और इस्लामी सिद्धांतों का पालन था। रजिया के विचार भी संभवतः यही थे, क्योंकि उन्होंने शासन में समानता और योग्यता पर जोर दिया। स्त्री के लिए शासक बनना कठिन था,
क्योंकि तत्कालीन समाज पुरुष प्रधान था और रूढ़िगत मान्यताएं महिलाओं को नेतृत्व के लिए कम सक्षम मानती थीं। रजिया को सरदारों और उलेमाओं का विरोध इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि उनकी योग्यता के बावजूद उनका लिंग एक चुनौती बना। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? हां, दिल्ली सल्तनत में गुलामों को बेटे से बढ़कर मानने का कारण उनकी वफादारी और प्रशिक्षण था। गुलाम यानी ममलूक सुल्तानों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति और उन्नति सुल्तान पर निर्भर थी। बेटों में उत्तराधिकार की महत्वाकांक्षा के कारण विद्रोह की संभावना रहती थी, जबकि गुलामों का ऐसा कोई दावा नहीं था। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तानों की आलोचना इसलिए की क्योंकि वह इस्लामी आदर्शों और शरिया के सख्त पालन के पक्षधर थे। उन्हें लगता था कि कुछ सुल्तान जैसे अलाउद्दीन खिलजी धर्म के बजाय व्यावहारिक नीतियों को प्राथमिकता देते थे, जो उनके विचार में इस्लामी शासन के लिए अनुचित था। साथ ही वह सामाजिक और धार्मिक सुधारों के प्रति सुल्तानों की उदासीनता से असंतुष्ट थे। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत में सरदारों की रक्षा व्यवस्था में किलों, सैन्य चौकियों और गुप्तचर तंत्र का उपयोग होता था। सरदारों को इक्ता यानी जागीर दी जाती थी, जिसके बदले उन्हें सैनिकों और संसाधनों की व्यवस्था करनी होती थी। सुल्तान केंद्रीय सेना के माध्यम से सरदारों पर निगरानी रखते थे और विद्रोह को रोकने के लिए नियमित स्थानांतरण करते थे। गुप्तचर प्रणाली, जिसे बरिद कहा जाता था, उसके द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती थीं। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? न्याय चक्र के अनुसार किसान राज्य की आर्थिक रीढ़ थे, क्योंकि वे कर के रूप में अनाज और आय प्रदान करते थे। सेनापतियों को किसानों के हितों का ध्यान रखना जरूरी था ताकि कृषि उत्पादन बना रहे और प्रजा में असंतोष न फैले। किसानों की समृद्धि से ही सेना और शासन की स्थिरता सुनिश्चित होती थी। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा से तात्पर्य सल्तनत के केंद्रीय क्षेत्रों जैसे दिल्ली और आसपास से था, जहां सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। बाहरी सीमा वे क्षेत्र थे जो सल्तनत के अधीन थे, लेकिन स्थानीय सरदारों या जागीरदारों द्वारा शासित होते थे। इन क्षेत्रों में विद्रोह और बाहरी आक्रमणों का खतरा अधिक था, इसलिए इनकी निगरानी और रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी। मुफ्ती अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? आपके विचार से सुल्तान के आदेश का उल्लंघन करने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? मुफ्तियों के कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुल्तान द्वारा काजी उल कुजात यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी, जो धार्मिक और कानूनी मामलों की देखरेख करता था। इसके अलावा नियमित निरीक्षण और दंड की व्यवस्था भी थी। उल्लंघन के कारणों में व्यक्तिगत स्वार्थ, स्थानीय प्रभाव, सुल्तान की नीतियों से असहमति या सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा शामिल हो सकती थी। कभी-कभी कुछ मुफ्ती उलेमाओं के दबाव या धार्मिक कट्टरता के कारण भी आदेशों की अवहेलना कर देते थे। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? मंगोल आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत को सैन्य और आर्थिक रूप से प्रभावित किया। सुल्तानों को सीमाओं पर मजबूत किलों और सेना की तैनाती करनी पड़ी, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने मंगोल हमलों को रोकने के लिए सैन्य सुधार किए, लेकिन बार बार के आक्रमणों ने व्यापार और प्रजा के जीवन को भी प्रभावित किया। कुछ मामलों में मंगोल सैनिक सल्तनत में शामिल हो गए, जिससे सांस्कृतिक और सैन्य मिश्रण हुआ। क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तवारीख के लेखक जैसे मिन्हाज और बर्नी मुख्य रूप से सुल्तानों, सरदारों और शासन पर केंद्रित थे। आम जनता के जीवन के बारे में उनकी जानकारी सीमित और अप्रत्यक्ष है, जैसे कर, कृषि या सामाजिक व्यवस्था के उल्लेख के माध्यम से। वे आमतौर पर शासक वर्ग के दृष्टिकोण से लिखते थे, इसलिए आम जनता का विस्तृत विवरण दुर्लभ है।
दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थीं। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? रजिया सुल्तान अपनी योग्यता और नेतृत्व के लिए अनूठी थीं, लेकिन उन्हें लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। आज महिला नेताओं को पहले की तुलना में अधिक स्वीकार किया जाता है, क्योंकि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और कानूनी समानता ने प्रगति की है। फिर भी कई समाजों में लैंगिक रूढ़ियां और चुनौतियां बनी हुई हैं, जो महिलाओं के लिए नेतृत्व को कठिन बनाती हैं। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवाना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? दिल्ली के सुल्तान जंगलों को सुरक्षा कारणों से कटवाते थे, क्योंकि जंगल विद्रोहियों और डाकुओं के लिए छिपने का स्थान थे। साथ ही कृषि और बस्तियों के लिए भूमि की आवश्यकता थी। आज जंगल कटाई के कारण अलग हैं, जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, खनन और वाणिज्यिक कृषि। सुरक्षा अब प्राथमिक कारण नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव और संसाधन की मांग से जंगल काटे जा रहे हैं, जो दीर्घकालिक नुकसानदायक है।